हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें देखना है क्लास 10th इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर का लेआउट देख लेते हैं जल्दी से। पहला पॉइंट हमें पढ़ना है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, हाउ इट हैपन्स, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। थर्ड पॉइंट इज फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, and all this is covered inside the definition of globalization. What is globalization? We'll see in the upcoming video. Fourth point is factors that have enabled globalization. क्या कारण थे जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ। इसके बाद ट्रेड को फेयर बनाए रखने के लिए जो एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में और इसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। कितनी पोलराइज है या कितनी बायस है ये, या किस तरह से ये काम करती है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। सेकेंड लास्ट पॉइंट हमें पढ़ना है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। ग्लोबलाइजेशन का भारत की अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चर, स्मॉल प्रोड्यूसर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसे भी डिटेल में देखेंगे। और लास्ट पॉइंट हमें पढ़ना है द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, की स्ट्रगल किस तरह से हम लोग एक साफ़ सुथरी कंपटीशन, एक साफ़ सुथरी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। किस तरह से जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं उनको बड़ी कंट्रीज़ में, या छोटी जो कंट्रीज़ हैं उनको बड़ी कंट्रीज़ में जाकर ट्रेड करने में, व्यापार करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को कवर करेंगे आने वाले वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनीशन, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। सिंपल टर्म्स में अगर हम समझते हैं तो ग्लोबलाइजेशन इज़ अ वास्ट टर्म इन द सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी। इट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड्स मार्केट्स एंड टेक्नोलॉजीज़। सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो ग्लोबलाइजेशन एक बहुत बड़ा शब्द है जिसका मीनिंग बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन इट इज़ जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड्स मार्केट्स। जितनी भी दुनिया में बाजारें हैं, हर देश की अलग अलग मार्केट है, उन सब को इंटीग्रेट करना, आपस में जोड़ना, जिससे गुड, मनी और लेबर का फ्लो बहुत आसानी से हो और एक देश की मार्केट का जो स्टैंडर्ड है वो दूसरे देश की मार्केट के स्टैंडर्ड से मैच करने लगे। जब ऐसा होता है तब उसे ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस कहा जाता है। और अगर सरल शब्दों में हम इसे समझाएं तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है जब कोई भी व्यापार एक देश में सीमित ना रहकर कई देशों में फैल जाता है या पूरे विश्व में फैल जाता है। हिंदी में इसे कहेंगे वैश्वीकरण। लेट अस डिस्कस सम टर्म रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। सबसे पहला है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन थ्रू ट्रेड, व्यापार की सहूलियत और व्यापार में ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए भी ग्लोबलाइजेशन होता है। ग्लोबलाइजेशन थ्रू इन्वेस्टमेंट, अब ग्लोबलाइजेशन अगर हम दूसरे देश में जा रहे हैं व्यापार करने के लिए तो ऑब्वियस बात है हमें कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जिसके बदले में हमें फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। थर्ड वन इज़ ग्लोबलाइजेशन थ्रू ह्यूमन रिसोर्स। इंसान अच्छे व्यापार, अच्छी लाइफस्टाइल के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होते हैं और इस तरह से भी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस अकर होता है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है ग्लोबलाइजेशन थ्रू एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। नॉलेज, जब कोई बड़ा देश छोटे देश में आता है व्यापार करने के लिए तो ऑब्वियस सी बात है अपने साथ बेहतर टेक्नोलॉजी और नॉलेज भी लेकर आता है। या जब वो छोटे देश में आता है काम करने तो उससे काम करने के सरल तरीके या आसान तरीके भी पता चलते हैं। यानी कि दोनों ही तरह से जो होस्ट कंट्री है और जो व्यापार करने आई है बाहर से दूसरी कंट्री, दोनों को ही नॉलेज एक्सचेंज के थ्रू फ़ायदा होता है। इसके बाद हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो यही है कि प्रोडक्शन, चीज़ों का उत्पादन करने के लिए किस तरह से कंपनियां जो है मल्टीनेशनल कंपनियों में कन्वर्ट हो गई हैं, ये भी हम देखेंगे अभी। रोल ऑफ एमएनसीज इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं इनका ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। किस तरह से समझते हैं इस फिगर से, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, द सोर्सिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम लोकेशंस अराउंड द ग्लोब टू टेक एडवांटेज ऑफ नेशनल डिफरेंसेस इन द कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल अगर तरीके से समझें तो कोई भी एक जगह पर जो आपको प्रोडक्शन के फैक्टर्स पढ़ाए गए हैं, जिसमें कैपिटल, गुड, लैंड, लेबर, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, क्लाइमेट, रॉ मटेरियल, अवेलेबल मार्केट एक्सेट्रा आता है, ये सब चीज़ें एक ही जगह पर अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं है। अगर हम समझें इसको इस तरह से कि अगर हम कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं टूथपेस्ट की, तो ज़रूरी नहीं है कि टूथपेस्ट के लिए रॉ मटेरियल, लैंड, कैपिटल, लेबर और टूथपेस्ट बनाने के बाद उसको बेचने के लिए मार्केट सब एक ही जगह मिल जाएगा। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है।
लेकिन अगर हम देखें तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर लेबर बहुत सस्ता है, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर कैपिटल बहुत ज़्यादा है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई या यूएसए हो गया। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ अगेन हो गया। इसके अलावा कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर क्लाइमेट सुटेबल रहता है प्रोडक्शन के लिए, जैसे जापान हो गया या एशिया या इंडिया हो गया, एशियन कंट्रीज़ या इंडिया हो गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये फैले हुए हैं, यानी पैसा कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर बिजनेसमैन के पास दिमाग वाले बिजनेसमैन या बिजनेसमैन ज़्यादा हैं, कहीं पर ह्यूमन रिसोर्स जो लेबर हमें चाहिए वो ज़्यादा है, या कहीं पर नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, हम सारा प्रोडक्शन यूनिट एक ही जगह पर ना कर जो चीज़ जहाँ पर सस्ती है वो उसके लिए यूनिट या उसके लिए कंपनी का वो हिस्सा वहीं पर हम लगा देते हैं। इस तरह से हम देखते हैं, जैसे कंपनी हम एग्जांपल लेते हैं आईफोन का, एप्पल का, तो उसके आईफोन मैन्युफैक्चर होते हैं चाइना में, रॉ मटेरियल आता है कोरिया से, और जो पैसा आ रहा है वो यूएसए से आ रहा है, लेबर चाइना का लग रहा है और सेल हो रहा है वो पूरी दुनिया में। इस तरह से हम देखते हैं जो एक ये कंपनी पहले सिर्फ यूएसए तक सीमित थी, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए पूरी दुनिया में फैल गई है, यानी कि ग्लोबलाइज हो गई है। इसे हम और डिटेल में समझते हैं। जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं लिखना किस तरह से है आपको बोर्ड एग्जाम में। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद द इकोनॉमी ऑफ द अदर कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि एक देश की अर्थव्यवस्था को समाकलित करना, मिलाना दूसरे देश की अर्थव्यवस्थाओं से, अंडर कंडीशंस ऑफ फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल। और कंडीशन ये फिक्स रहती है कि फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड यानी व्यापार करने की स्वतंत्रता रहेगी, और पैसा जो है वह आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आता जाता रहेगा। एंड ऑल्सो द मूवमेंट ऑफ पर्सनस अक्रॉस बॉर्डर, और लेबर जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो काम करता है कैपिटल और रॉ मटेरियल पर, उसका मूवमेंट भी एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से होता रहेगा। इसीलिए देखा होगा अमेरिका में H1B1 वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, क्योंकि भारत से बहुत सारे लोग यूएसए में काम करने के लिए जाते हैं। MNCs also play an important role in promoting globalization in the following ways। किस तरह से, पहला पॉइंट देखते हैं, they help in transfer of superior technology। अभी हमने आपको बताया जो डेवलप नेशन है वो डेवलपिंग नेशन में चीप लेबर के लिए या नेचुरल रिसोर्सेज के लिए जाते हैं, और अपने साथ सुपीरियर टेक्नोलॉजी और कैपिटल भी लेकर जाते हैं, जिससे जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं उनको सुपीरियर टेक्नोलॉजी ईजिली अवेलेबल हो जाती है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, दे हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम रिच टू पुअर कंट्रीज, एज फर्स्ट पॉइंट आई एक्सप्लेन टू यू राइट नाउ। सेकेंड पॉइंट इज सेइंग द सेम। थर्ड पॉइंट इज दे हेल्प इन बिल्डिंग अप नॉलेज वेज एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये मदद करते हैं नॉलेज या ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में, उसके फ्लो में, एंड डेवलपिंग द ह्यूमन रिसोर्स। अब जब नॉलेज बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन रिसोर्स भी डेवलप होगा। ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट के लिए हमने आपको क्लास 9 में बताया था 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, मनी, हेल्थ एंड एजुकेशन। सुपीरियर टेक्नोलॉजी आएगी तो ऑब्वियस सी बात है एजुकेशन बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगी तो मनी आएगा, मनी आएगा तो हेल्थ रिकवर होगी, और हेल्थ रिकवर होगी तो फिर से नॉलेज एक्वायर ज़्यादा होगा। ओके, थर्ड पॉइंट सेज दे हेल्प इन बिल्डिंग अप नॉलेज बेस, हो गया है ये। फोर्थ पॉइंट कह रहा है दे हेल्प इन क्रिएटिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियस सी बात है जब मल्टीनेशनल कंपनी अपने साथ आती है तो लोकल लेबर को ज़्यादा प्रेफर करती है, या लोकल लेबर को भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है जब कोई फॉरेन कंपनी किसी देश में आती है। इसको हम फिर से इस तरह से समझते हैं, वाई MNCs आर हेल्पिंग इन ग्लोबलाइजेशन, कंपनी ट्राइज टू बिकम अ MNC, क्योंकि इससे इंक्रीज्ड सेल्स टर्नओवर बाय वाइडनिंग कस्टमर बेस। अब इस पॉइंट को सबसे पहले समझते हैं, अगर कोई कंपनी सिर्फ इंडिया में प्रोडक्ट अपने बना रही है और बेच रही है, और फ्यूचर में वो अगर दूसरे देशों में जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके जो कस्टमर्स होंगे वो वाइडन यानी कि बढ़ेंगे, और विस्तार होगा उसके जो ग्राहकों का दायरा है उसमें, और जिससे उसका सेल्स यानी कि जो उसकी
प्रोडक्ट बिक रहे हैं उससे होने वाला मुनाफा भी इंक्रीज यानी कि बढ़ेगा। सेकेंड पॉइंट सी इज गेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अर्थव्यवस्था का स्तर भी सुधरता है, यानी कि जो आपका बिजनेस है वो भी एक्सपेंड होता है, जो आपका मुनाफा हो रहा था वो पहले से कई गुना तक बढ़ने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑप्टिमम यूटिलाइज करना शुरू कर दिया है जब आप एक एमएनसी बनते हो। थर्ड पॉइंट कह रहा है अवॉइड प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज बाय प्रोड्यूसिंग ओवरसीज। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोटेक्शन के लिए जो पॉलिसी लगाई जाती हैं, जैसे सपोज इंडिया में कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है और चाइना से भी वो प्रोडक्ट यहाँ पर बिकने के लिए आ रहा है, तो इंडिया वाले क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को नुकसान ना हो इसलिए चाइना से आने वाले प्रोडक्ट पर ढेर सारा टैक्स लगा देते हैं टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, इसको कहा जाता है प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़। ओके, प्रोटेक्शनिज्म जो होता है ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को या डोमेस्टिक जो पॉलिसीज़ हैं उनको बचाने के लिए लगाया जाता है, तो इनको भी अवॉइड किया जा सकता है जब आप एक एमएनसी बनते हो तब, क्योंकि आप उस देश में जाकर बेचोगे जहाँ पर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होगी, आपके लिए तो पूरा वर्ल्ड ही ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है चीपर प्रोडक्शन कॉस्ट। अभी हमने आपको बताया अगर कोई अमेरिका की कंपनी भारत या चाइना में अपना प्लांट लगा रही है तो वो इसीलिए लगा रही है क्योंकि उसे यहाँ पर लेबर आसानी से यानी कि आसानी से मिल रहा है, ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से, और सस्ता मिल रहा है। सस्ता यानी कि कम पैसे में काम करने वाले लोग ईजिली मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कोई भी कंपनी एमएनसी इसलिए बनना चाहती है जिससे वो एबल टू स्प्रेड रिस्क, जिससे वह सक्षम हो सके और ज़्यादा जोखिम उठाने के लिए। जोखिम उठाने का मतलब है और बड़े वो कॉन्ट्रैक्ट लेगी और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी और ज़्यादा विस्तार वो अपने व्यापार का कर सकेगी। ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट, मार्केट का ग्लोबलाइजेशन होने का मतलब है पहले जो आपने देखा होगा अच्छी कारें वगैरह हैं वो सिर्फ फॉरेन में देखने को मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे मार्केट एक्सपेंड हुआ और फोर्ड वगैरह जो है महिंद्रा के साथ टाई अप करके इंडिया में भी कारें मैन्युफैक्चर करने लगी, जिससे जो इंडिया में भी कारों का स्टैंडर्ड था वो अब वर्ल्ड क्लास का हो गया है। सेफ्टी फीचर्स अब हमें वर्ल्ड क्लास मिलने लगे हैं। और ये सिर्फ कार सिर्फ एग्जांपल है, ये सिर्फ कारों में नहीं है, ये हर चीज़ में, इवन टूथब्रश से लेकर एरोप्लेन तक हर चीज़ में हमें स्टैंडर्ड जो है वो रेज होता हुआ दिख रहा है, जस्ट बिकॉज द मार्केट इज़ नाउ ग्लोबलाइज्ड। और स्टैंडर्ड अब हमें वर्ल्ड लेवल का मेंटेन करके चलना पड़ेगा बिकॉज ऑफ हाई कंपटीशन। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से कोई भी कंपनी एमएनसी बनना चाहती है और एमएनसी बनने के बाद वो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करती है या हेल्प करती है। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट फैक्टर्स हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण हमसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पर, तो सिंपल से हैं, ये 3 नंबर से ज़्यादा में क्वेश्चन नहीं आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में। पहला पॉइंट कह रहा है ग्रेट एंड रैपिड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, तेज़ी से जो हमारा और तेज़ी से और अच्छा जो इम्प्रूवमेंट सुधार हुआ है हमारा यातायात संसाधनों में, जिसकी वजह से चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना अब आसान हो गया है। पहले जो किसान गांव में अपनी क्रॉप को सस्ते दामों पर ही बेच देता था, वो अब अच्छी रोड होने की वजह से, अच्छे ट्रांसपोर्टेशन मीन्स होने की वजह से शहर में जाकर हायर प्राइस पर बेचकर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। और जो शहर में था वो स्टेट लेवल पर, जो स्टेट पर था वो नेशनल लेवल पर, जो नेशनल लेवल पर मार्केट में थे वो अब दूसरे देशों पर जहाँ पर अच्छा प्राइस मिल रहा हो वहाँ पर जाकर भी सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से कंपनियां जो हैं वो अब से एक छोटे से सीमित दायरे में ही सीमित नहीं रह गई हैं, वो अब एक्सपेंड कर रही हैं। उनका जो परास, उनका जो रेंज है, डोमेन है, वो अब बढ़ रहा है, फैल रहा है और ग्लोबल यानी वर्ल्ड वाइड हो रहा है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कंटेनर्स हैव सब्सटेंशियली रिड्यूस्ड द पोर्ट हैंडलिंग कॉस्ट। पोर्ट हैंडलिंग, जब एक देश से दूसरे देश पर समुद्र के रास्ते कोई सामान पहुंचता था तो पोर्ट पर यानी बंदरगाहों पर पहुंचता था, जिसे संभाल कर पूरे देश तक पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा खर्च होता था और काफ़ी ज़्यादा डैमेज होने के भी चांसेस रहते थे। लेकिन जब से कंटेनर्स आ गए हैं, आपने अगर देखा हो मूवी वगैरह में, तो डॉकयार्ड पे या शिप जहाज, पानी के जहाज पे बड़े बड़े कंटेनर्स रखे रहते हैं जिनमें सामान एक जगह से पैक होता है और बिना ओपन हुए या बिना डैमेज हुए आसानी से हैंडल किया जा सकता है और दूर फार रिमोट एरियाज़ तक पहुंचाया जा सकता है।
थर्ड पॉइंट कह रहा है टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब दूरसंचार विभाग, जो आपके फ़ोन की टेक्नोलॉजी है, इसमें जितना भी सुधार हुआ है, कंप्यूटर, इंटरनेट, अब हमें कोई भी मैसेज या कोई भी संदेश, कोई भी रिसिप्ट, कोई भी बिल, कोई भी पेमेंट करने के लिए खुद जाने की ज़रूरत नहीं है, या पेमेंट या रिसिप्ट पहुंचाने के लिए हमें अब कई दिनों या कई हफ्तों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। इंटरनेट की वजह से हर चीज़ इंस्टेंट हो सकती है। आप पूरी दुनिया के किसी भी कोने पर पैसा भेज सकते हो सिर्फ अपने मोबाइल से, और रिसीव कर सकते हो रिसिप्ट सामान की या गुड्स की अपने मोबाइल पर ही। यानी कि ये सब बहुत आसान हो गया है और कुछ सेकंड में ही ये काम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेड करना, व्यापार करना बहुत आसान हो गया है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड इकोनॉमिक यूनियंस। कई इकोनॉमिक यूनियंस भी बनी हैं, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, फ्री में व्यापार या मुक्त व्यापार के समझौते भी होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टैक्स ना लगाने की बात कही जाती है, या कुछ सरकारी नीतियाँ ऐसी बनाई जाती हैं जिनमें छूट मिले व्यापारियों को व्यापार करने की। इन सब की वजह से दे हैव रिड्यूस्ड प्रोडक्शन फॉर इंडस्ट्रीज़। इन सब की वजह से जो इंडस्ट्रीज़ के लिए नुकसान होता था वो अब कम हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दिस डायरेक्टली बेनिफिट्स कंज्यूमर इन बेटर परचेज। अब जब इंडस्ट्रीज़ को आसान हो जाएगा कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना, तो ऑब्वियस सी बात है अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को ही फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि जितनी आसानी से इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस करेंगी कोई चीज़, उतना ही कम उस पर टैक्स लगेगा, उतना ही कम उसका प्राइस भी रहेगा, सेलिंग प्राइस भी रहेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को फ़ायदा अब होता है। लास्ट पॉइंट कह रहा है ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू मोर चॉइसेस। चूँकि अब कंपनियां, पहले सिर्फ इंडिया की कंपनी हम देखते थे, एडवर्टाइज आते थे, आज से 15 से 20 साल पहले सिर्फ कोलगेट और डाबर लाल दंतमंजन के ही आते थे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज हम देखते हैं तो हर चीज़ के लिए या एक ही चीज़ के लिए कई कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं, और कंज्यूमर्स के पास जो है कई ऑप्शन रहते हैं कि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से या पसंद के हिसाब से अपनी मनपसंद चीज़ खरीद सकें, वो भी एट लोअर प्राइस, कम से कम कीमत पर। तो ये वो कारण थे जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है, और ग्लोबलाइजेशन के ये फ़ायदे भी कहे जा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन इस डायग्राम से, ये माइंड मैप है, इससे आप याद रखिएगा ग्लोबलाइजेशन को फ़ायदा पहुंचाता है। सबसे ऊपर है टेक्नोलॉजी। जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो टेक्नोलॉजी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। जो डेवलप नेशन है वो हायर या सुपीरियर टेक्नोलॉजी डेवलपिंग नेशन या अंडर डेवलप नेशन तक पहुंचा देते हैं। जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाएगी डेवलपिंग नेशन को, उतना ही ज़्यादा वो एक्सपेंड करेंगे और कुछ ही समय में वो भी मल्टीनेशनल बन जाएंगे। इसके बाद मल्टीनेशनल से नेक्स्ट पॉइंट आप रिलेट करिएगा, मल्टीनेशनल कंपनीज़। जैसे ही कोई कंपनी मल्टीनेशनल होती है, वो दूसरे देश के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने लगती है। जो सुविधाएं उसे अपने देश में नहीं मिल रही थी, उनका फ़ायदा वो दूसरे देश से लेने लगती है, और अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। लोअर टैरिफ्स, ये टैरिफ या लोअर टैरिफ का मतलब यहाँ पर ट्रेड बैरियर से है। कंपनियां उस देश में या उस जगह पर व्यापार करना पसंद करती हैं जहां पर उन्हें टैक्स कम देना पड़े या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ उनके फेवर में ज़्यादा हों। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्ट। जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होगा, जितना आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना होगा, उतना ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा व्यापार करने वाले को। चाहे वो हम बात करें इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन की, चाहे वो हम बात करें मरीन ट्रांसपोर्टेशन की। इसके बाद है लेबर मोबिलिटी। पहले ये होता था कि जो डेंस पॉपुलेशन वाले एरिया हैं जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, हमें यहीं पर इंडस्ट्रीज़ कॉन्सेंट्रेट करनी पड़ती थी जिससे हमें लेबर आसानी से मिल जाए। पर अब हम रिमोट एरियाज़ में भी इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता है कि लेबर जो है आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकता है। इवन लोग 70 से 200 किलोमीटर तक डेली अप डाउन करके भी जॉब कर रहे हैं आज के टाइम में, जस्ट बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है विच हेल्प्ड इन ग्लोबलाइजेशन इज़ कैपिटल मोबिलिटी। पैसे का आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। कैपिटल क्या होता है? वो पैसा जिसका इस्तेमाल हम बिज़नेस शुरू करने में या बिज़नेस को रन करने में, बिज़नेस करने में करते हैं, उसे हम कैपिटल कहते हैं।
कैपिटल यानी कि पैसा जो है और आसानी से अब आने लगा है या एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने लगा है। पहले जिनके पास पैसा होता था सिर्फ वही बिजनेस कर पाते थे, बट इन प्रेजेंट टाइम बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चीप क्रेडिट अवेलेबल कराया जाता है जिनके पास भी अच्छा आइडिया है, जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्हें, और वो आसानी से अपना स्टार्ट या बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। तो ये वो फैक्टर्स थे जो ग्लोबलाइजेशन को हेल्प करते हैं या ग्लोबलाइजेशन को कॉज करते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है अपना, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द स्मॉल प्रोड्यूसर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसे हम देखेंगे बुक से भी। पहले देखते हैं कि हमें बोर्ड एग्जाम में क्या लिखना है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ पोज्ड मेजर चैलेंजेस। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जहाँ कुछ फ़ायदे हुए हैं वहीं कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान हम कहें या कुछ चुनौतियाँ भी हैं उनके लिए जो कूप मंडूक बने हुए थे या सिर्फ एक छोटे से दायरे में ही अपना बिजनेस कर रहे थे। फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स, और इन लोगों में आते हैं एक बड़ी संख्या में छोटे उत्पादक। स्मॉल प्रोड्यूसर्स यानी लोकल लेवल पर जो प्रोड्यूस कर रहे थे चीज़ें और लोकल लेवल पर ही जो सेल कर रहे थे, जो बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स नहीं थे। और वर्कर्स, स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैव बीन हिट हार्ड। ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैनी यूनिट्स हैव शट डाउन, क्योंकि वो इम्प्रूव, देखो अब जो हमारे पास या जिस देश में जो डेवलपिंग नेशन था उसमें जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी या बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। जब एक डेवलप्ड नेशन से कोई गया डेवलपिंग नेशन में व्यापार करने के लिए और वो अपने साथ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी और ढेर सारा कैपिटल यानी कि पैसा लेकर गया, तो ऑब्वियस सी बात है उस इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी और ढेर सारे पैसे के साथ जो बिज़नेस किया गया एक मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा, उसका सामना स्मॉल प्रोड्यूसर्स नहीं कर पाए, क्योंकि वो उतना अच्छा प्रोडक्ट उतने कम प्राइस पर नहीं दे पाए, जिसकी वजह से वो यूनिट्स जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स की फैक्ट्रीज थी वो यूनिट्स बंद हो गई। शट डाउन मतलब बंद हो गई। एंड लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैव बिकम जॉबलेस, और जब यूनिट्स यानी फैक्ट्रियाँ ही बंद हो गई तो बहुत सारी संख्या में अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हैव बिकम जॉबलेस, वर्कर्स जो थे वो भी जॉबलेस हो गए। सम इवॉल्व देमसेल्व्स, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं हुआ। कुछ प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने इवॉल्व, खुद को बेहतर बनाया। कैसे? नई टेक्नोलॉजी को सीख कर, एंड देयर टेक्नोलॉजीज इन ऑर्डर टू सस्टेन, और ना सिर्फ उन्होंने टेक्नोलॉजी बेहतर सीखी बल्कि काम करने का एफिशिएंट तरीका भी नया ढूंढा, और सस्टेन मतलब बचे रहने के लिए प्रयास किया और वो सस्टेन कर गए। अब हम देखते हैं आपकी बुक में जो दिया हुआ है केस स्टडी, बुक से समझते हैं बेटा स्मॉल प्रोड्यूसर्स के साथ क्या हुआ जब मल्टीनेशनल कंपनीज आईं, ये ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या था स्मॉल प्रोड्यूसर्स पर। दे स्टार्ट टू कम्पीट और पेरिश, या तो उन्होंने सामना किया या तो फिर वो समाप्त हो गए। पेरिश का मतलब समाप्त हो गए। फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स ग्लोबलाइजेशन हैज़ पोज्ड मेजर चैलेंजेस। हाउ? राइजिंग कॉम्पिटिशन, बिकॉज इट इंक्रीज द कॉम्पिटिशन। केस स्टडी क्या कहती है बुक की? रवि डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट ही वुड हैव to face a crisis in such a short period of his life as industrialist। रवि ने सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसी क्राइसिस, ऐसी आपदा का सामना करना पड़ेगा, वो भी इतने कम समय में अपने जीवन में। रवि took a loan from the bank to start his own company producing capacitors in 1992 in Hosur, an industrial town in Tamil Nadu। Capacitors are used in many electronic home appliances including tube lights, television, etc. Within 3 years, 1992 के बाद 1995 तक 3 साल में ही he was able to expand production and had 20 workers working under him। His struggle to run his company started when the government removed restrictions on import of capacitors as per its agreement at WTO in 2001। 10 साल तक यानी 1992 से 2001, 10 साल तक तो रवि का बिजनेस सही चला, लेकिन 2001 में जब WTO की वजह से जो समझौता हुआ उसमें इंपोर्ट पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, जिससे अभी हमने आपको जो बताया था प्रोटेक्शनिज्म, वही चीज़, ठीक है। लोकल प्रोडक्ट को से आने वाली चीज़ों पर जब हैवी टैक्स लगा दिया जाता है तो उसे प्रोटेक्शनिज्म कहा जाता है। ये 2001 में WTO के साथ हुए एग्रीमेंट की वजह से हमें हटाना पड़ा। अब भारत में बाहर से भी ये सारे प्रोडक्ट आसानी से लाए जा सकते थे, यानी बाहर दूसरे देशों की कंपनियां भारत में भी ये सारी चीज़ें आसानी से बेच सकती थीं। हिज मेन क्लाइंट्स
the television companies used to buy different components including capacitors in bulk for the manufacture of television sets. However, competition from the MNC brand forced the Indian television companies to move into assembling activities for MNCs. जब बाहर से MNCs आने लगी, वो सस्ते में चीज़ें दे रही थी, लोगों को सस्ती चीज़ें मिलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है महंगी चीज़ें क्यों खरीदेंगे। तो भारत की जो टेलीविज़न कंपनियां थी उनको MNCs के साथ कॉपरेट करना पड़ा और अपने पार्ट्स असेंबल करने के लिए टाई अप करना पड़ा। इवन व्हेन सम ऑफ देम बॉट कैपेसिटर्स, उनमें से कुछ अभी भी लोकल प्रोड्यूसर्स से कैपेसिटर्स खरीद रहे थे, दे वुड प्रिफर टू इम्पोर्ट एज द प्राइस ऑफ द इम्पोर्टेड आइटम वाज हाफ ऑफ द प्राइस चार्ज बाई पीपल लाइक रवि। लेकिन वो कब तक खरीद सकते थे, जब बाहर से मिलने वाला कैपेसिटर आधे दाम पर मिल रहा था रवि के कैपेसिटर से। रवि नाउ प्रोड्यूसेस लेस देन हाफ द कैपेसिटर्स दैट ही प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2000। चूँकि अब डिमांड घट गई तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा प्रोड्यूस करके रवि क्या करेगा, तो रवि का प्रोडक्शन भी अब आधा हो गया था। एंड हैज़ ओनली 7 वर्कर्स वर्किंग फॉर हिम। जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो 20 वर्कर्स जो थे उसके पास, उनको रखकर भी वो क्या करेगा, उसने सारे वर्कर्स को भी हटा दिया और अब रवि के पास सिर्फ 7 वर्कर्स थे, यानी 13 वर्कर्स की जॉब चली गई। Many of Ravi's friends in the same business in Hyderabad and Chennai have closed their unit. जब इतना ज़्यादा नुकसान हुआ तो रवि के साथ के कुछ दोस्त जो थे इसी बिजनेस में, वो कॉम्पीट नहीं कर पाए और पेरिश यानी कि समाप्त हो गए और उन्होंने अपनी बिजनेस यानी फर्म बंद कर दी। Batteries, capacitors, plastics, toys, tires, dairy products, and vegetable oil are some examples of industries where the small manufacturers have been hit hard due to competition. Several of the units have shut down, rendering many workers jobless. जैसा हमने अभी रवि के केस में देखा, 13 वर्कर्स की जॉब चली गई। The small industries in India employ the largest number of workers, approx 20 million in the country. नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर। भारत में सबसे ज़्यादा लोग किस व्यवसाय में हैं, एग्रीकल्चर में हैं, और उसके बाद जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें लगभग 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोग काम करते हैं। लेकिन इन सब की नौकरियां MNCs और ग्लोबलाइजेशन की वजह से खतरे में आ गई थी। ठीक, तो ये था आपका इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन स्मॉल प्रोड्यूसर्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट सेम ही होता है, बस फॉरेन लगा है मतलब विदेश से आने वाला या विदेश में होने वाला। डिफरेंस देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट, द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय असेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एट्सेट्रा इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का हिंदी होता है निवेश। पैसा, वो पैसा जो खर्च किया जाता है संपत्ति खरीदने में, ज़मीन, बिल्डिंग, मशीन्स एट्सेट्रा खरीदने में, उससे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसको इस तरह से समझिए, 2 वर्ड होते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। एक होता है एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, और एक होता है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। एक्सपेंडिचर में हम पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, जबकि इन्वेस्टमेंट में जो पैसा हम खर्च करते हैं वो किसी बिजनेस के लिए करते हैं, यानी हमें उम्मीद होती है कि वो पैसा वापस और ज़्यादा होकर हमें मिलेगा। जैसे सपोज़ हम किसी दुकान पर जाएं और कपड़े खरीदें, खाने पीने की चीज़ें खरीदें और लौट आएँ, तो ये क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन अगर हम जाएं किसी दुकान पर और कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं जिससे हम फर्दर बिजनेस करके और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो ये क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट में अंतर होता है। एक्सपेंडिचर में पैसा आपका खर्च हो जाता है, लौट कर नहीं आता है, जबकि इन्वेस्टमेंट में जो पैसा आप खर्च करते हो वो बिजनेस के पर्पज से खर्च करते हो और पैसा लौट कर और ज़्यादा होकर आपको मिलता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर में क्लियर रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट क्लियर है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहता है वेयर एज इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ MNC। जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी किसी दूसरे देश में जाकर या किसी दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में आकर पैसा इन्वेस्ट करती है, बिजनेस करती है और संपत्ति वगैरह खरीदती है, देन इट इज़ कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है, अपने ही देश का कोई व्यक्ति अगर इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस कर रहे हो आप अपने ही देश में, तो उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा।
लेकिन अगर आप किसी दूसरे देश में जाकर बिजनेस कर रहे हो, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये उनके लिए क्या हो जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सेम चीज़ हमारे लिए है, अगर हमारे देश में कोई फॉरेन कंपनी आकर पैसा इन्वेस्ट करती है, एमएनसी फॉरेन से आकर इन्वेस्ट करती है इंडिया में पैसा, तो वो इंडिया के लिए क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसको इस तरह से समझते हैं, investment, the money which is used to buy assets like land, machinery, building is called investment. It can be by both domestic and foreign sources. However, investment from foreign sources is referred as foreign investment. Okay, foreign investment refers to an investment made in a country by a company or any individual of another country in a business or production. किसी दूसरे देश के व्यक्ति या कंपनी के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल क्या है, पर्सन में बाय शेयर्स, इक्विटी, गोल्ड और एनी अदर प्रॉपर्टी। ये किस में आएगा, इन्वेस्टमेंट में। जबकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एमएनसीज सेटअप फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन यूनिट्स, दे बाय लैंड, असेट्स एटसेट्रा, दैट इज द इन्वेस्टमेंट दे आर मेकिंग इन द कंट्री। यानी कि कोई एमएनसी जब हमारे देश में आकर संपत्ति वगैरह खरीदती है, तब उसे क्या कहा जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, दूसरे देशों के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडिया में आकर जब पैसा खर्च करते हैं, तब इसे हम क्या कहते हैं, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पैसा खर्च करना, कमोडिटीज़, क्रिप्टो करेंसी जिसे बिटकॉइन कहते हैं, रियल एस्टेट यानी कि शेयर मार्केट या संपत्ति खरीदने में, स्टॉक, बॉन्ड्स या अदर चीज़ें खरीदने में जो पैसा खर्च किया जाता है जिससे हमें बदले में और पैसा मिले, उन सब खर्चों को क्या कहा जाएगा, इन्वेस्टमेंट। जबकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में याद रखिएगा दो कंट्रीज़ होती हैं, एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो हमारे देश का होगा और एक फॉरेन इन्वेस्टी जो फॉरेन से इन्वेस्ट करने आया होगा। इसमें आप देख रहे हो इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इन्वेस्टी है वो पैसा और एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आएगा और प्रॉफिट देगा किसको, डोमेस्टिक इन्वेस्टर को, प्लस रॉयल्टीज़ या फीस देगा, और बदले में इन्वेस्टमेंट करेगा और नो हाउ टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट गेन करेगा फ्रॉम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। सिलेबस में नहीं है ये, बस समझ लीजिए आप कि जब कभी भी कोई डेवलप नेशन आता है डेवलपिंग नेशन में पैसा इन्वेस्ट करने, तो वो यहाँ से लेबर और यहाँ की नो हाउ टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का तरीका बताता है, एडवांस टेक्नोलॉजी अपने साथ लेकर आता है और बदले में प्रॉफिट लेकर जाता है। ये था आज का वीडियो, चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में अगर कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।